जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारा टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। ये हमारा था चैप्टर 13 हम लोग स्टार्ट किए थे और चैप्टर 13 में ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे लास्ट लेक्चर में? इंट्रोडक्शन पढ़े थे, एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का, साइज ऑफ द न्यूक्लियस पढ़े थे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे, फिर मास एनर्जी पढ़े थे एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इतना चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। ये सारा टॉपिक हमारा हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे ये। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग पढ़े हैं उस पर क्या न्यूमेरिकल्स आ सकता है एग्जाम में, वो पढ़ेंगे सबसे पहला। देन दूसरा पढ़ेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। देन न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ेंगे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। देन हम लोग ये क्यूरी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो है क्यूरी लॉ, ये मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी का आज इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ पूरा, मतलब रेडियो एक्टिविटी पूरा पढ़ा देता हूँ। बट ऐसा हो सकता है कि रेडियो एक्टिविटी पे स्पेशली मैं एक अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर लूँ। वो डिपेंड करता है कि वो हम देखेंगे, अगर हमको फील होगा तो हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेक्चर 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये पे अराइज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एनडीए में, वो आपका बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस पहले आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन सभी चैप्टर्स पे जो जितने भी चैप्टर्स है, पूरे मॉडर्न फिजिक्स के मैं बात कर रहा हूँ। पूरे मॉडर्न फिजिक्स में मैंने 6 टॉपिक बताया था आपको, ठीक है। तो पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स में बहुत हल्के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकदम बेसिक थ्योरी से सवाल पूछा जाता है और कई बार ऐसा होता है कि बस फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल पूछा जाता है। तो हम 4-5 क्वेश्चन देखेंगे कि थोड़ा सा है ना, एकदम बेसिक अगर पूछा जाएगा तो किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो किस ऑर्डर का होता है? तो ऑप्शन ए में है आपका 10⁻10 मीटर, ऑप्शन बी में है 10⁻15 मीटर, ऑप्शन सी में है 10⁻12 मीटर एंड ऑप्शन डी में है 10⁻19 मीटर। तो ये 4 ऑप्शन है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको याद आ रहा होगा कि न्यूक्लियस का जो हम लोग साइज पढ़े थे वो कितना था? 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का था। ये देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? ऑलवेज लेस देन, ऑप्शन ए में देखिए क्या है, ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने से आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स क्या होता है, मोर देन होता है और समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे हम लोग हाइड्रोजन में देखते हैं, इन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर इक्वल। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। तो कभी कभी क्या होता है, इक्वल होता है और कभी कभी क्या होता है, मोर देन होता है। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में है आपका 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम, ऑप्शन बी में है आपका 1/16 मास ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सारा चीज, तो एटॉमिक मास यूनिट देखिए, तो एटॉमिक मास यूनिट जैसे ही है, जैसे ही एटॉमिक मास यूनिट देखोगे तो आपको फटाक से पता लगना चाहिए कि एटॉमिक मास यूनिट जो डिफाइन किया गया था कार्बन 6C612 का 1/12 पार्ट होता था, ठीक है। इसी को लेकर ये डिफाइन किया गया एटॉमिक मास यूनिट को, ठीक है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऑप्शन बी में है आपका 1.6 इंटू 10⁻16 जूल, ऑप्शन सी में है आपका 1.6 इंटू 10⁻13 एंड ऑप्शन डी में है 1.6 इंटू 10⁻11 जूल, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, इसमें इसका आंसर कैसे निकलेगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम 10⁻+6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर -19 होगा एंड इंटू 10⁻6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन द गिवन पार्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल, दिए हुए पार्टिकल्स में कौन कौन से जो हैं वो स्टेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फिर आपका क्या है पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इन सभी पार्टिकल्स में से कौन सा आपका ये है स्टेबल, ज़्यादा कौन सा है। देखिए इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि नेल्स बोर साहब ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करवाएंगे तो एनर्जी उससे एमिट होगा। तो इस तरह से मतलब कि ये है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, तो ये तो स्टेबल हुआ नहीं। अब आते बात प्रोटॉन की करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है पॉजिट्रॉन है, और आफ्टर दैट क्या है न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होगा न्यूट्रॉन ही स्टेबल होता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। वी नो दैट न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, न्यूट्रॉन के पास चूंकि कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन क्या होता है स्टेबल होता है एंड इज मोर स्टेबल देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, और पॉजिट्रॉन का भी क्या होता है चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 0 होता है। तो अगर न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होगा तो इसके ये काफ़ी ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा, प्रोटॉन पर भी इसका कोई इफेक्ट प्रोटॉन की वजह से भी न्यूट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूट्रल होगा, और जो ज़्यादा न्यूट्रल होता है वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है मास डिफेक्ट, यहाँ से आपका आज का लेक्चर शुरू होता है। देखिए मास डिफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द masses of nucleus and composing masses of the nucleus composing a nucleus is known as mass defect, ठीक है। तो मास डिफेक्ट किसे कहते हैं, ये डिफरेंस है, किसके किसके बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये देखिए मास डिफेक्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मास डिफेक्ट इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा एम को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन एंड माइनस एम। यहाँ पर देखिए डेल्टा एम जो है वो मास डिफेक्ट है, एम पी जो है मास ऑफ द प्रोटॉन है, एम एन है मास ऑफ द न्यूट्रॉन है, एंड ए क्या है मास नंबर है, एंड जेड इज एटॉमिक नंबर एंड एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एटम। तो ये आपका मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है कि क्या मास डिफेक्ट का कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा ये बताइए, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट एंड प्लेस देम एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। जितनी एनर्जी लगती है किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने में,
ब्रेकअप करने में, ठीक है। उसके अब न्यूक्लियस ब्रेक करेगा तो क्या मिलेगा आपको, मास ऑफ द न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो दोनों को ब्रेक करना आसान तो है नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई देना पड़ेगा न्यूक्लियस में, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ये जो डेल्टा एम है ना, देखो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया था कि जैसे न्यूक्लियस जो होता है इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो हम क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गया मास ऑफ द न्यूट्रॉन को और मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, ये हो गया। अब इधर है आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस को इसको वेट कर लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एनर्जी सप्लाई दिया गया, ठीक है, एनर्जी सप्लाई दिया गया और एनर्जी सप्लाई देने के बाद ये ब्रेक किया, तो ब्रेक किया तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक किया, ठीक है। तो इसको हम अलग कर लिए, तो मान लेते हैं इसका कुछ भी है 1 है, और फिर जब ब्रेक किया तो इसको और इसको दोनों को मेजर किया गया, तो इन दोनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर नहीं था, ठीक है। तो जितना मास में डिफरेंस हुआ दैट इज कॉल्ड मास डिफरेंस, डेल्टा एम, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर देखिए मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। यहां से मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, तो पर न्यूक्लियन जितना मास डिफेक्ट हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, क्लियर है। अब आते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस पे। न्यूक्लियर फोर्सेस सबको पता है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस दैट कीप द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। वह फोर्सेस जो न्यूक्लियॉन्स को यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आपस में बांध के रखता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है एट लो स्पीड, फिगर ए में आप देख सकते हैं, एट लो स्पीड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन प्रिवेंट्स द कॉलिजन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड बी में देख सकते हैं एट हाई स्पीड न्यूक्लियाई कम क्लोज एनफ फॉर द स्ट्रॉन्ग फोर्स टू बाइंड देम टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाई स्पीड पे क्या होता है, जब न्यूक्लियस को जब हम लोग लो स्पीड पे रखे हैं, ठीक है, तो कम स्पीड पे क्या होता है, एट लो स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन होता है। तो ये देखिए ये ऐसे जा रहा था तो ऐसे चला गया और ये ऐसे आ रहा था तो इधर चला गया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर गया। लेकिन अगर हम हाई स्पीड देते, इधर से इसको भेजते, इधर से इसको भेजते, तो ये दोनों क्या होता है, आपस में कोलाइड कर जाता है, ठीक है। तो कोलाइड करता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स से, है ना, एक दूसरे से कंबाइंड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। दे डू नॉट एग्जिस्ट, दिस डू नॉट एग्जिस्ट एट लार्ज डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी, इससे ज़्यादा अगर हम डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है, दो न्यूक्लियस के बीच, तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अब देखो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। शॉर्ट रेंज का मतलब है कि ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगेगा, मतलब कम दूरी पर न्यूक्लियर फोर्स लगता है, बट ये जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है नेचर में, ठीक है। नाउ द पॉइंट नंबर 3, दीज आर एट्रैक्टिव फोर्स एंड कॉज स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपको अट्रैक्टिव फोर्स होता है और इसी के कारण न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी होता है, क्लियर है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दीज फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो फोर्सेस होते हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर
नॉन सेंट्रल फोर्सेस, ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्सेस होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है नॉन सेंट्रल फोर्सेस। और देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, दे आर फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच हो सकता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर। दे कैन बी एक्सप्लेन बाय द मेसोन थ्योरी, हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को मेसोन थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब देखिए मेसोन थ्योरी क्या है, थोड़ी देर में आपको मेसोन थ्योरी पता चलेगा। देर आर 3 काइंड्स ऑफ मेसन थ्योरी, पॉजिटिव मेसोन है, नेगेटिव मेसोन है, न्यूट्रल मेसोन है, ठीक है। तो पाई नॉट को न्यूट्रल मेसोन बोला गया है, पाई माइनस को नेगेटिव मेसोन बोलेगा और पाई प्लस को पॉजिटिव मेसोन बोला गया है। पॉइंट नंबर 8 है पॉजिटिव मेसोन एंड नेगेटिव मेसोन आर 273 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से 273 गुना ज़्यादा हैवियर होता है कौन, प्लस मेसोन और माइनस मेसोन, ठीक है। एंड 264 टाइम्स हैवियर देन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन, ये न्यूट्रल मेसोन जो होता है वो 264 गुना ज़्यादा बड़ा होता है और प्लस और माइनस मेसोन जो होता है ये आपका 273 गुना बड़ा होता है। आपको मैं बता दूं कि मेसोन को हम लोग पाई से डिनोट कर रहे हैं, तो पाई प्लस मतलब पॉजिटिव मेसोन, पाई माइनस मतलब नेगेटिव मेसोन और पाई 0 मतलब न्यूट्रल मेसोन। क्लियर है। तो अभी देखिए न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय मेन पॉइंट्स ऑफ मेसोन थ्योरी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये है आपका देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मेसोन बिटवीन वन न्यूक्लियन एंड अदर, दिस गिव्स raise to an exchange force between them to keep them bound, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर अ न्यूट्रॉन इज नेवर परमानेंटली अ न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड अ प्रोटॉन इज नेवर परमानेंटली अ प्रोटॉन, दे कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कभी परमानेंटली न्यूट्रॉन नहीं होता और प्रोटॉन कभी परमानेंटली प्रोटॉन नहीं होता है, ठीक है। ये मेसॉन थ्योरी में बताया गया था, ठीक है। तो दे कीप चेंजिंग ऑन इनटू ईच अदर ड्यू टू, तो ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं एक दूसरे से बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं, पाई मेसॉन के वजह से बदलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 फिर से एक बार समझ लीजिए, देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मेसॉन, ठीक है। एक्सचेंज होता है, लगातार एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, जैसे मान लिया कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 चला गया यहाँ पर और 1 चला आया यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है। एंड ये जो एक्सचेंज होता है दिस गिव्स राइज टू एन एक्सचेंज फोर्स बिटवीन देम एंड कीप देम बॉन्ड, ठीक है। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज द न्यूट्रॉन फोर्स अराइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल मेसॉन बिटवीन द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन फोर्स जो होता है वो न्यूट्रल मेसॉन की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए एक न्यूट्रॉन है और ये चला गया न्यूट्रॉन प्लस इसमें न्यूट्रल मेसॉन आ गया, तो एमिशन ऑफ न्यूट्रल मेसॉन यहाँ पर होगा ऐसा, ठीक है। मतलब ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रॉन में प्लस न्यूट्रल मेसॉन में न्यूट्रल मेसॉन में टूट रहा है। तो यहाँ पर देखिए एमिशन हो रहा है किसका, न्यूट्रल मेसॉन का। और अगर इसका उल्टा लिया जाए तो ये यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी न्यूट्रल मेसॉन को ये एब्जॉर्ब कर लिया। इस इक्वेशन में क्या शो कर रहा है, ये न्यूट्रल मेसॉन को एब्जॉर्ब कर रहा और ये न्यूट्रल मेसॉन को एमिट कर रहा है, तो इसलिए एमिशन ऑफ ये न्यूट्रल मेसॉन हो गया एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रल मेसॉन। तो इसी तरह से पॉजिटिव मेसॉन और नेगेटिव मेसॉन का भी होगा। द प्रोटॉन फोर्स अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल मेसॉन बिटवीन द प्रोटॉन्स। तो ये इस तरह से देखिए एमिशन ऑफ न्यूट्रल मेसॉन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रल मेसॉन, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 द न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेसॉन्स, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेसॉन से होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है वो
पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेसॉन के बीच के वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन जो है ये किस में ब्रेक कर रहा है, प्रोटॉन में प्लस, और इसमें नेगेटिव मेसॉन एमिट कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से आपका फिर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव मेसॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरह से होता है बात। फिर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन अगर चाहता है कि हम, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है तो अगर उसमें एमिशन हुआ तो वहाँ पर न्यूट्रॉन एक बन जाएगा और प्लस मेसॉन मतलब पॉजिटिव मेसॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से एमिशन ऑफ पॉजिटिव मेसॉन होगा तो ये इक्वेशन, और एब्जॉर्प्शन ऑफ नेगेटिव मेसॉन होगा तो ये इक्वेशन, ठीक है। तो इसी तरह से द टाइम इन्वॉल्व इन सच एन एक्सचेंज इज सो कॉल्ड, सॉरी, द टाइम इन्वॉल्व इन सच एन एक्सचेंज इज सो स्मॉल दैट द फ्री मेसॉन पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड एज सच। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, इट इज इक्वल टू द, यहाँ पर गलत लिख हो गया थोड़ा सा होना चाहिए, इट इज इक्वल टू द रेशियो, यहाँ पर भी देखिए एक मिस्टेक है, रेशियो होता RATIO होना चाहिए, एन गलती से बाई मिस्टेक लिखा गया। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय B, कैपिटल B। तो कैपिटल B इज इक्वल्स टू क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना है, डेल्टा MC² है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा MC² डिवाइडेड बाई न्यूक्लियन है तो A हो जाएगा न्यूक्लियंस का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका देख लो आप एक बार, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कर्व है और इससे आपको रियली में पता चलेगा कि जो एनर्जी होता है, जैसे जितना भी होता है ना रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना, तो और स्टेबिलिटी होती है, तो किस तरह से स्टेबिलिटी वेरी करता है हमारा, वो चीज़ यहाँ पर आपको इस कर्व से पता चलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ के ज़रिए आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मास नंबर है, यहाँ पर देखिए पहले 0 है, फिर 20 है, फिर 40 है, 60 है, तो टोटल 240 तक मास नंबर लिया गया है, ठीक है। आफ्टर दैट इस डायरेक्शन में लिया गया आपका एवरेज बाइंडिंग पर एनर्जी न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग पर एनर्जी न्यूक्लियंस का एवरेज वैल्यू लिया गया और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देखिए ये आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये सबसे मैक्सिमम आपका होगा 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और मास नंबर यहाँ से आपका ये 0 है, फिर 20 है, फिर 40 है, तो इस तरह से टोटल कितना है 240 तक है। तो यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो सबसे नीचे देखिए हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऊपर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर इस तरह से करके मतलब एनर्जी के बेस पे ये किया गया है, ठीक है ना। तो आपको देखिए जैसे जैसे आपको यहाँ पर जैसे जैसे आपका ये एटम जैसे जैसे एलिमेंट शो कर रहा उस तरह से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एनर्जी समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पर आपको 3 रीजन दिखने वाला है, इस तरह से देखिए 3 रीजन दिखेगा। ये एनर्जी देखिए कैसे हो रहा है, ग्राफ इस तरह से गया। आप एक बार फिर से देखें इसको तो आपको शायद पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन जिस जिस तरह से आएगा, ठीक है। देखिए हीलियम 4 का एनर्जी ज़्यादा है और लिथियम 7 का कम है, उस तरह से है आपको, ठीक है ना। फिर कार्बन 12 का ज़्यादा है, नाइट्रोजन का कम है, ऐसे करके है, ठीक है, इस तरह से है। तो मास नंबर के अकॉर्डिंग ये आपका इस तरह से है। तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह जाएगा। देखिए एनर्जी पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ते हुए फिर ऐसे निकल गया। तो कुछ दूर तक जो है ये एक रीजन आएगा 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम हो गया। और यहाँ पर देखिए रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है ना, वो आपका Fe56 ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल होता है। और इस तरफ आपका फिशन होता है और लेफ़्ट साइड में मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लेफ़्ट साइड में इस तरह से यहाँ पर फ्यूज़न होता है, ठीक है। फिर से देख लें इसको एक बार।
ये देखिए, ये आपका रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एंड दिस इज फ्यूजन, सॉरी फिशन, एंड दिस इज फ्यूजन। तो ये आपका हो गया। तो स्पेशल फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर्स है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लियाइड्स सच एज हाइड्रोजन 1,2 इज वेरी स्मॉल। दिख रहा है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियल जो है हाइड्रोजन का बहुत कम होता है। एंड आफ्टर दैट अगर आप आगे और भी देखेंगे, दूसरा पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है। इनिशियली देयर इज अ रैपिड राइज इन द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। शुरू में क्या होता है? रैपिड राइज होता है और उसके बाद आपका अचानक से बिटवीन द मास नंबर 4 and 20 द कर्व शो साइक्लिक रिसोर्सेस recurrence of peak corresponding to helium, beryllium, carbon, oxygen and neon. This shows that the binding energy per nucleon of these nuclides is greater than those of their immediate neighbors. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 देखिए। आफ्टर 20 के बाद क्या हुआ है? देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। The maximum value of 8.8 mega electron volt is reached at A equals to 56. Therefore, iron nucleus is most stable. Now the next point number 5, binding energy per nucleon of nuclides having mass number ranging from 40 to 120 are close to the maximum value. So these elements are highly stable and non-radioactive. Okay. तो 40 से 120 तक देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब 8.8 के आसपास ही है। तो ये सारे जो मास नंबर वाले जो एलिमेंट हैं, तो ये सारे मास नंबर वाले एलिमेंट जो हैं वो हाईली स्टेबल होंगे या और नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये आप देख लो। स्पेशल फीचर्स क्या है? बियॉन्ड A equals to 120 द वैल्यू डिक्रीजेज एंड फॉल्स to 7.6 mega electron volt for uranium. Okay, now the next point is beyond A equals to 120 the value shows rapid decreases. This makes elements beyond uranium, transuranium element quite unstable and radioactive. ठीक है, जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा वही तो कुछ उसी से ना कुछ निकलेगा। तो ये अब आप देख लो कि पॉइंट नंबर 8 इज सेइंग दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द कर्व एट हाई मास नंबर इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड एंड दे कैन अंडरगो फिशन टू बिकम स्टेबल. नाउ द पॉइंट नंबर 9 इज द ड्रॉपिंग ऑफ द कर्व एट लो मास नंबर इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियॉन्स कैन अंडरगो फ्यूजन टू बिकम स्टेबल. ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये स्पेशल फीचर्स था हमारे पास। तो ये देखिए स्पेशल फीचर्स का ये सारा पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो भी मैंने आपको बताया है। तो आप एक बार स्क्रीन को पॉज करें और ग्राफ को ड्रॉ कर लें और अच्छे से आप ये नोट करें। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके ये 9 का 9 पॉइंट आप नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जैसे देखिए जो जिसका मास नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करती है, कुछ रेज निकालती है, मतलब उससे अपने आप रेज निकलता है, अल्फा बीटा गामा रेज। ठीक है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं प्रेडिक्टेबल में जिससे अल्फा बीटा एंड गामा रेज खुद ब खुद निकलती है। तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इस घटना को, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, ये प्लस है, ये माइनस माइनस है, और एक आपका लीड बॉक्स मैंने लिया है। तो लीड बॉक्स, लीड का कितना होता है, पीबी होता है। आप ये देख लो, यहाँ से ऐसे निकलेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। लीड को क्या माना गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दोज सब्सटेंस विच कैन एमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेज आर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।
ये देखिए अल्फा बीटा और गामा कैसे निकलता है। ये देखिए अल्फा जो है वो नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो गया, यानी जाहिर सी बात है कि अल्फा पे क्या होगा, प्लस होगा। बीटा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। और गामा जो है कोई डाइवर्सन शो नहीं किया है, इसका मतलब है कि गामा पे कोई चार्ज नहीं होगा, गामा जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये देखो, रेडियो एक्टिविटी इज द फेनोमेनन ऑफ एमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली। यहाँ पर बोला गया स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्पॉन्टेनियस एक नया वर्ड है आपके लिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, मतलब खुद ब खुद, अपने आप। तो उसको बोलते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिससे रेडियो एक्टिव किरणें, मतलब अल्फा बीटा और गामा रेज खुद ब खुद निकलती है, दैट एलिमेंट इज नॉन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड द फेनोमेनन इज नॉन एज रेडियो एक्टिविटी। सो सॉडिज डिस्प्लेसमेंट लॉ यहाँ पर एक है, ये क्या है वो देखिए। पहला है आपका, मान लीजिए y कोई एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, जिसका मास नंबर a है और एटॉमिक नंबर z है। तो ये अगर इससे एक अल्फा रे निकलेगा, एमिट होगा, तो ये देखिए जब एक अल्फा रे निकलती है तो जाहिर सी बात है कि अल्फा रे, देखो यहाँ पर अल्फा रे पर प्लस पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी तो वो माइनस वाले रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो यानी अल्फा जो होता है वो हीलियम प्लस प्लस पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, ठीक है। तो अल्फा के बारे में आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका, जब किसी भी एलिमेंट से एक अल्फा रेज अगर निकलती है तो उस एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो 2 से सब्ट्रैक्ट होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो मास नंबर होता है उसमें 4 की कमी आती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो पॉइंट नंबर, अब इस तरह से देख लो, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे अगर एक बीटा किरणें निकल रही है, एक बीटा रेज एमिट हो रहा है, तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मास नंबर में 1 कम हो जाता है, और एटॉमिक नंबर में 1 की कमी होती है, और उसके मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ZYA इक्वल्स टू Z+1, मैंने आपको ये Z-1 लिखा था, -1 नहीं +1 होगा, ठीक है। यानी इसका ये इसमें मास में क्या होता है, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, और मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर किसी से गामा रेज निकलती है तो गामा रेज के पास एनर्जी बहुत कम होता है, तो इसलिए वो सीधा निकल जाता है और उसके पास कोई चार्ज भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर गामा रेज निकलेगा तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और अदर, ये किसने बोला था, ये था आपका सैडिज डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब रदरफोर्ड एंड सैडिज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो ये क्या है डीके, आप ये देखिए, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज प्योरली रैंडम प्रोसेस, ठीक है। इसको एक प्योरली रैंडम प्रोसेस बोला गया, अचानक से ऐसा होता है, एंड इट इज़ मेयरली अ मैटर ऑफ चांस, ठीक है। ये एक मैटर ऑफ चांस होता है, मतलब चांस इसको कह सकते हो, ठीक ना। विच न्यूक्लियस विल सफर डिसइंटीग्रेशन और डीके फर्स्ट कैन नॉट बी टोल्ड। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और इसमें किस न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होगा पहले, या किस इंटीग्रेशन का डीके, या किस न्यूक्लियस का डीके पहले होगा, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। ये बात किन्होंने बताई थी, ये बात रदरफोर्ड एंड सैडिज दोनों साहब ने मिलकर बताई थी, ठीक है। जो दूसरा है आपका, वो आपका ये है, द रेट ऑफ डीके इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंपोजिशन। इससे कोई लेना देना नहीं है कि एलिमेंट का फिजिकल कंपोजिशन क्या है, एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल के केमिकल कंडीशन से और फिजिकल कंपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है डीके में, है ना। तो रेट ऑफ डीके में उससे, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो डीके रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। उस समय कितनी उपस्थिति रही उस बात से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन, रेट ऑफ डीके, मतलब कितने रेट से डीके होगा।
इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी आपको अगले स्लाइड में मिलेगा, ठीक है। इसमें और है, इस वाले में और क्या है, एक लाइन, एज द डीके गोज ऑन द ओरिजिनल मटेरियल गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ डीके कॉन्सिक्वेंटली गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, ओरिजिनल मटेरियल जैसे जैसे वो डीके होता है उसका, ठीक है ना, डीके जैसे हो रहा तो ओरिजिनल मटेरियल क्या होता है, वो धीरे धीरे घटता है, कम होता है, तो उसका रेट ऑफ डीके भी क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज होता है, ठीक है। नाउ द इफ द n इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट देन द रेट ऑफ डीके इज। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर n जो है रेडियोएक्टिव एटम है किसी रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर रेडियोएक्टिव एटम को प्रेजेंट करता है, ठीक है ना, देन द रेट ऑफ डीके, तो रेट ऑफ डीके क्या, माइनस dn/dt जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। n क्या है, आप n यहाँ पर जो है ये n क्या है, दिस n इज कॉल्ड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। मान लेते हैं कि किसी एटम में, मतलब किसी एलिमेंट में n एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर n एटम प्रेजेंट है तो dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब उतना ज़्यादा डीके रेट होगा उसका। और ऐसा कह सकते हो माइनस dn/dt इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एन, वेर लेमडा इज द डीके कॉन्स्टेंट, ठीक है। आप सबको पता है कि जैसे मैंने बोला dn/dt, ठीक है, dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो माइनस था, आपने माइनस नहीं लिखा, बिल्कुल सही बात। माइनस यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि देखिए इसका रेट डिक्रीज हो रहा है, तो जब हम जैसे dx/dt, अगर dx/dt घटेगा तो यहाँ पर माइनस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं, ठीक है। और अगर ये बढ़ता तो प्लस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने से हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो किसी एटम में जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा dn मतलब डीके रेट उतना ज़्यादा होगा, क्लियर है। एंड आफ्टर दैट जैसे आपका माइनस dn/dt इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एन, तो लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट इसको कह सकते हैं, है ना, या फिर इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रीअरेंजिंग, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं dn/dt इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू dt, माइनस को उस तरफ ले गए, या हाँ वैसे कर सकते हो, इंटरचेंज कर दिए, तो इंटरचेंज किए तो ये हो गया आपको माइनस dn/dt, सॉरी माइनस dn/n एंड दिस इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू dt। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऐसा था, माइनस dn/dt था, दिस इक्वल्स टू लेमडा इंटू एन था, तो हम क्या किए, माइनस dn/n कर दिए एंड दिस इक्वल्स टू लेमडा रहने दिए और dt को उधर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दिए, इस पूरे को उठाकर उस तरफ ले गए और इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा dn/n इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा इंटू dt, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये निकलेगा, क्योंकि देखिए ऐसा होता है इंटीग्रेशन, आपने पढ़ा होगा dx/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, और log x का डिफरेंस होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाएगा, और लेमडा इंटू dt है तो इसका dt का इंटीग्रेशन t हो गया। मतलब आपका ये जो इंटीग्रेशन किया गया है यहाँ पर ऐसे क्या है, dn/n दिस इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू, माइनस लेमडा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं और ये dt का इंटीग्रेशन हो गया। तो ये देखिए चूंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए माइनस लेमडा इंटू टी और प्लस c हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और dn/n है तो ये 1/n इंटू dn इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log n टू द बेस e, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो c को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इफ एट t इक्वल्स टू 0 वी हैड n0 एटम्स देन, ठीक है, तो log n0 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो यहाँ पर ये इस तरह से फाइनली जो आएगा वो ऐसा आ जाएगा, log n माइनस log n0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा इंटू टी। तो यहाँ पर हम जानते हैं जब ऐसा रहता है तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं n/n0 ऐसा लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ t
सॉरी लेमडा इंटू टी, ठीक है, और ये ई हो गया। तो यहाँ पर आपका n बाई एन नॉट जो होगा ये इस तरह से आपका हो जाएगा, log e इक्वल्स टू log n बाई एन नॉट बेस e इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू टी एंड दिस इक्वल्स टू n बाई एन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना, ऐसा फॉर्मूला होता है कि अगर log b बाई ए रहे और यहाँ पर बेस e रहे और उस तरफ कुछ भी रहे x, ठीक है, तो हम लोग b बाई ए को e टू द पावर x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही काम किया है कि log ऑफ n बाई एन नॉट है, दिस इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू टी है और बेस में e है, तो n बाई एन नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया आपका e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी हो गया। तो ये आपका फाइनली फॉर्मूला ऐसा आ गया, n इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका डी के फॉर्मूला है, ये आपका इस पूरे डेरिवेशन भी कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनडीए में भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं इससे, कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर से इसको पूरा अच्छे से इसको स्क्रीन को पॉज करो और पूरा नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर एक कर्व है, ये कर्व आपका हाफ लाइफ और नंबर ऑफ एटम्स के बीच का कर्व, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आप स्क्रीन को पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब ये देखिए रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा होता है और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके dn बाई एन इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू डी टी, तो डी टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड अगर लिया जाए तो dn बाई एन क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा हो जाएगा, एंड thus lambda may be defined as the relative number of the atoms decaying per second. Okay, now again since n equals to n naught into e to the power minus lambda into t and if t equals to 1 by lambda then n equals to n naught in by e, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका n बाई एन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 बाई ई, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस वाले टर्म के बाद ये टर्म है, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज, राइट प्रॉपर्ली। दस लेमडा में ऑल्सो बी डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम व्हेन n बाई एन नॉट फॉल्स टू 1 बाई ई, ठीक है। तो लेमडा को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी आप स्क्रीन को पॉज करें और नोट कर लें इसको। नाउ द नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ये देखिए हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ half of the amount of the radioactive substance originally present, ठीक है। तो T is the half life period, then n by n naught is equals to 1 by 2 हो जाएगा। तो 1 by 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, e to the power माइनस लेमडा इंटू कैपिटल T के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं सिंस n इक्वल्स टू n नॉट बाई 2 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अभी देखो हमारे पास फॉर्मूला कितना था, n बाई एन नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लेमडा बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर सवाल में दिया हुआ कि इफ़ t इज़ हाफ, ठीक है ना, इफ़ t इज़ द हाफ लाइफ पीरियड, तो अगर हाफ लाइफ पीरियड t हो गया तो यहाँ पर देखो n इक्वल्स टू कितना हो गया, पहले मेरे पास n था और अब कितना हो गया n नॉट बाई 2 बचा। तो शुरू में मेरे पास n नॉट था, ठीक है, और फाइनली कितना बचा, उसका आधा बचा। तो इतना जाने में कितना टाइम लग रहा है, t लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर e टू द पावर लेमडा इंटू टी इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया आपका। तो हाफ लाइफ पीरियड का एक अलग ही रिलेशन आ गया, t इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व करोगे, इस वाले को सॉल्व करोगे तो लेमडा इंटू टी इक्वल्स टू लॉग 2 है, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.6931 होता है, ठीक है। तो यानी t इक्वल्स टू हो गया आपका ये फॉर्मूला 0.6931 डिवाइडेड बाई लेमडा, या फिर कह लो लेमडा इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी। नाउ टाइम t इन विच मटेरियल चेंजेस फ्रॉम n नॉट टू n, ठीक है। तो हम टाइम t कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें
मटेरियल जो है N0 से, मतलब शुरू में मेरे पास कितना था, शुरू में मेरे पास N0 था और N0 से कितना में आ गया, N पे आ गया। इस N की वैल्यू कितनी है, N0/2 है। तो वो टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लग रहा है। तो T इक्वल्स टू 3.323 इंटू कैपिटल T इंटू लॉग N0/N और बेस 10 हो गया आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट बिहाइंड हाफ लाइफ्स के बाद जो है, आफ्टर n हाफ लाइफ्स के बाद नंबर ऑफ एटम कितना रह जाता है। तो n इक्वल्स टू N0 इंटू 1/2 टू द पावर n, या फिर कह लो कि n इक्वल्स टू N0 इंटू 1/2 टू द पावर T/T, यानी ये वाला। ओके, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, क्यूरी होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि ये क्यूरी वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बट इसमें जो है मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा फील होगा कि बाद में इस टॉपिक को अलग से पढ़ाना चाहिए तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, बट यहाँ पर भी उसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो होता है क्यूरी होता है, CI। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 क्यूरी इफ इट अंडरगोज 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो एक सेकेंड में अगर 3.7 इंटू 10⁻10 इतना डिसइंटीग्रेट होती है, तो हम लोग कहेंगे उसको 1 क्यूरी, यानी 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। नाउ नंबर 2 है आपका रदरफोर्ड, यानी क्यूरी वाज द फर्स्ट यूनिट एंड रदरफोर्ड इज द सेकेंड यूनिट। रदरफोर्ड, द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 रदरफोर्ड इफ इट अंडरगोज 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, नाउ 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्लियर है। नाउ नंबर 3, मतलब तीसरा जो यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, वो क्या है, बैकरेल है। हेनरी बैकरेल का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर इसको दिया गया। मतलब तीनों नाम ही है, क्यूरी भी साइंटिस्ट थे और रदरफोर्ड भी नाम ही है और बैकरेल भी का नाम है। बैकरेल का पूरा नाम हेनरी बैकरेल है, रदरफोर्ड का आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, और ये मैडम क्यूरी ऐसे करके कुछ नाम था, ठीक है, पेरी क्यूरी ऐसा कुछ नाम था। तो द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 becquerel if it undergoes 1 disintegration per second। यानी यहां पर जब हम बेकरेल बोलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में 1 डिसइंटीग्रेशन हुआ। अगर 1 रदरफोर्ड बोला जाए, इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। और अगर क्यूरी बोला जाए तो यानी 1 सेकंड में 3.6 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस हो रहे हैं। क्लियर है। तो 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻4 रदरफोर्ड एंड दिस इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरेल। तो ये आपका आज का लेक्चर था पूरा से। आप इसको स्क्रीन को पॉज करें और इसको भी आप नोट कर लें अच्छे से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक होता है। ओके, जय हिंद, थैंक यू।